अग्निपथ पर चलने वाला अग्निवीर। अब ये अग्निवीर देश का नौजवान को आप 4 साल के लिए ठेके पर आर्मी मिलेंगे उनको, क्योंकि आपने बिल्कुल जैसे कोल्लू में पाती जोग दिया करते, ये उस तरह सरकार के पूरे कार्यकाल को देखा जाए। जो किसान आंदोलन ने भी जिसके चरित्र को समझा कि ये कॉरपोरेट की सरकार, एक गिरोह है, एक गठजोड़ है, वो है कॉरपोरेट और कॉमनल फोर्सेस का। देश का जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के साथ घालमेल है। तो कॉरपोरेट टैक्स 35% था, 22%, उसमें भी 7% की और कंसेशन दे दी। आप जिनकी वजह से हमारे बैंक डूब रहे हैं, उन्हीं के हवाले आप बैंक करने जा रहे। नौजवानों को, कामगारों को बाकायदा भेड़ियों के सामने फेंक दिया। कम से कम वेतन और ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए दिया। सैन्यवाद को एक राष्ट्रवाद का रूप मोदी की सरकार देती है। नोटबंदी की गई, लाइनों में खड़े थे, मर रहे थे, जब विरोध कर रहे थे तो कह रहे थे तुम इतनी देर भी लाइन में नहीं रह सकते, हमारे फौजी जो सियाचिन फौजी खड़े, जो लोग पैदल जा रहे थे, बड़ा मार्मिक दौर था वो, उनको भी ये बोला गया कि आप पैदल नहीं चल सकते। हाँ। उधर सेना देखिए, सैन्यीकरण है, बिल्कुल ये फांसीवादी डिजाइन है, सैन्य राष्ट्रवाद का बढ़ावा। रोजगार की गारंटी करने वाला जो मुख्यमंत्री है वो अपने खुद के राज्य में क्या कर रहा है? अभी तक भी जो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हुए हैं उनका 5% भी नौकरी नहीं मिलती। नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जो नौकरियां थी स्थायी उनको अस्थायी किया जा रहा है। आप इन अग्निवीरों को आप कहां लगाओ? एक तरफ डराया जा रहा है और दूसरी तरफ भ्रमित किया जा रहा है। हमारे देश की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है, हमारे धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य के ऊपर हमला बोला जा रहा है, सामाजिक न्याय पर हमला बोला जा रहा है, राज्यों के संघीय ढांचे के ऊपर। दिन जितना बड़ा हमला है उसके अनुपात में सांगठनिक तौर पर इसका मुकाबला करने का मंच वो उपलब्ध नहीं है, जो बनाना पड़ेगा। नौजवानों को मिलकर तय करना पड़ेगा। ये मुद्दा रहना है, रोजगार का संकट बड़ा है, उसके लिए तैयारी भी उनको करनी चाहिए। 1 दिन की नहीं, 2 महीने की नहीं, कोई 1 साल की बात नहीं है, उनको इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हमारे खास विशेष मेहमान है कॉमरेड सुरेंद्र, जो सीपीएम के स्टेट के सेक्रेटरी है और लंबे टाइम तक मजदूरों के अंदर ट्रेड यूनियन CITU में काम किया है। अभी जो सरकार अग्निपथ योजना जो लेके आई है, उस अग्निपथ योजना के क्या परिणाम होंगे भविष्य में, और अभी आंदोलन का क्या स्वरूप होगा? क्योंकि लंबे टाइम तक जो पूरा किसान आंदोलन में उसमें सक्रिय भूमिका निभाई है कॉमरेड सुरेंद्र ने, और उनका जो संगठन है ट्रेड यूनियन, उसने भी लंबी भूमिका निभाई है, तो उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर, लग रहा था कि जब किसान आंदोलन हुआ उससे पहले CAA का एक मूवमेंट था, और CAA का जब मूवमेंट था तो बहुत बड़ा एक वर्ग धर्म के नाम पे उस CAA मूवमेंट के खिलाफ खड़ा था और उसका विरोध कर रहा था। उसके बाद जैसे ही 3 खेती कानून आए, तो 3 खेती कानून के बाद में किसान मजबूती से लड़ा, खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये पंजाब का। तो उस टाइम ये लग रहा था कि जो मोदी सरकार है, जो अपने फांसीवादी एजेंडे लागू कर रही है, वो एक बार पीछे हट गई है, लग रहा था। 3 खेती कानून जब वापस हुए तो उस टाइम बहुत बड़ी खुशी थी, खुशी के साथ ये भी था कि ये पीछे हट रहे हैं, आगे भविष्य में ये कोई ऐसे कोई कानून लेके नहीं आएंगे जिससे व्यापक तौर पे बड़ा जनता का दमन हो और जनता को नुकसान हो। लेकिन अभी जो ये अग्निपथ लेके आए हैं और इसके बाद में जो एक मूवमेंट है नौजवानों का, अपने आप एक मूवमेंट है, तो उसको कैसे देखते हैं और इन कानूनों को कैसे देखते हैं, इस योजना को कैसे देखते हैं? चलो, ये मतलब जो आपने जो संदर्भ लिया है किसान आंदोलन का, निश्चित तौर पर वो ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा गया और तमाम सरकार की, उसके विभाजन की, दमन की कोशिशों के बावजूद भी अंततः सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। लेकिन इससे कोई ये निष्कर्ष निकाल ले कि भाई मोदी सरकार अब आगे से कोई ऐसा नहीं करेगा, मेरे ख्याल से ये निष्कर्ष जो है वो उचित नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल को देखा जाए, जो किसान आंदोलन ने भी जिसके चरित्र को समझा कि ये कॉरपोरेट की सरकार है, ये बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के हित के लिए ये कानून 3 लेकर के आए थे। और सिर्फ ये ही 3 कानून नहीं लेके आए थे, इससे पहले भी अनेकों कदम कॉरपोरेट्स के पक्ष में मोदी सरकार उठा चुकी थी और अभी भी वो जारी हैं। ये वास्तव में अगर देखोगे तो आज के समय पे एक गिरोह है, एक गठजोड़ है, वो है कॉरपोरेट और कॉमनल फोर्सेस का एक गठजोड़।
सांप्रदायिक और सरमाएदार बड़ी पूंजी का गठजोड़ है जो आज देश के ऊपर राज कर रहा है। वो बीजेपी की शक्ल में, मोदी की शक्ल में आप उसको देख सकते हो। इसलिए लगातार वो हमारे देश की संप्रभुता के ऊपर हमला बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के साथ घालमेल है। और इस आधार पे हमने जैसा तैसा भी आज़ादी के बाद जो थोड़ा बहुत भी आत्मनिर्भरता के जो संस्थान खड़े किए थे, जो उद्योग खड़े किए गए थे, उन सब को तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। उस कदम के रूप में आप ये पाओगे, उसकी एक लड़ी है, पूरी कड़ी है, जिसमें तमाम पब्लिक सेक्टर को, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसको तोड़ा गया, उसका निजीकरण किया गया। और यहाँ तक कि आपके जो आयुध उद्योग है, जो सेना के लिए हथियार तैयार करने वाले जो उद्योग हैं, उन तक को भी कॉरपोरेट के हवाले करने का मोदी की सरकार ने फैसला लिया, जिसके खिलाफ आंदोलन किया कर्मचारियों ने। लेकिन उस आंदोलन को दबाने के लिए हमारे संविधान का जो बुनियादी अधिकार है, उसके विरुद्ध जाकर के कानून बनाया गया, हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई। तो आपके बंदरगाह क्या, आपके एयरपोर्ट क्या, आपके तमाम खनिज पदार्थ, रेलवे जो सबसे ज्यादा उद्योग देता है उसको भी प्राइवेटाइजेशन का, ये सब बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और ये फैसला किया गया कि डिमोनेटाइजेशन, नेशनल डिमोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसमें इन्होंने एक लैंड बैंक का बनाने का, आपके तमाम कॉरपोरेट्स के पास, ना आपके तमाम पब्लिक सेक्टर के पास, सरकारी निकायों के पास बहुत बड़ी एसेट्स हैं। वो रेलवे की भी हैं, ज़मीनें हैं बहुत बड़े पैमाने पर, BSNL के पास भी हैं, वो तमाम पब्लिक सेक्टर का जिसका भी आप जिसकी चर्चा करो, उन सब के पास वो एसेट्स, उनको बेचना। इवन LIC जैसा भी, जो दुनिया का सबसे क्रेडिबल एक इंश्योरेंस कंपनी रही, सबसे विश्वसनीय रही, जिसने बहुत सारा मतलब दूर दराज के इलाकों से लोगों से पैसे निकाल के देश के विकास में अपना काम योगदान दिया है, उसको भी, और मुनाफा कमा रही है, सरकार के लिए बहुत बड़ा एक रेवेन्यू दे रही है, उसको भी कॉरपोरेट के हवाले करने का फैसला किया। तो अकेला कदम नहीं है, अब ये दूसरा कदम है, वो देश की सेना का है। उसको अभी आज ये जो कॉन्ट्रैक्टाइजेशन के तौर पर आप अग्निवीर का जो देख रहे हैं, ये इसको आज आप अकेला कटा कटा ना देखें, इट्स ए पार्ट ऑफ इट। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सरकार को लगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एकदम लेके आ गई। इसका एक हिस्सा है जो अब जो निजीकरण की जो प्रोसेस पूरे देश में चली हुई थी, पार्ट है, संस्थानों को बेचने की जो प्रोसेस चली हुई थी, उसी का एक पार्ट है कि उसके तहत कॉरपोरेट के ऊपर तो सरकार ने टैक्स कम कर दिए लगातार। 35% से मोदी की सरकार आई तो कॉरपोरेट टैक्स 35% था, 22%, उसमें भी 7% की और कंसेशन दे दी। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करोगे तो 15% तक पहुंच गया। कॉरपोरेट के लिए आपने उनको टैक्स माफ कर दिया, लाखों करोड़ रुपए उनके बैंकों के वो आपने बट्टे खाते डाल दिया, उनके कर्जे माफ कर दिए। उन्हीं को लिए आप, जिनकी वजह से हमारे बैंक डूब रहे हैं, उन्हीं के हवाले आप बैंक करने जा रहे हैं। तो ये कॉरपोरेट की सरकार है। तो ये जो चल रहा था उसी के हिस्से के रूप में अब फिर कहा जाता है हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, आमदन नहीं है। आमदन नहीं है तो आप पेंशन पे कटौती करो, आप सैलरी पे कटौती करो। तो लेबर कोड्स आ गए, वो कॉरपोरेट के लिए किया गया था। देश के श्रम कानून जो आज़ादी के बाद हमने हासिल किए थे, लड़के हासिल किए थे, अंग्रेजों से भी लड़के हासिल किए थे, जिसमें आपके लिए एक न्यूनतम वेतन था, काम के घंटे कुछ तय थे, स्थायी काम के लिए स्थायी रोजगार का था, समान काम के लिए समान वेतन था, कुछ आपके लिए सामाजिक सुरक्षा थी, मातृत्व लाभ था, आपके लिए छुट्टी का प्रावधान था, आकस्मिक अवकाश का भी था, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह। अब वो सारे कानूनों को बट्टे खाते डाल करके आपने लेबर कोड लिया है, जिसके तहत टर्म एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपको मार्केट के हवाले कर दिया गया। वो कितने दिन के लिए आपको रोजगार पर रखेंगे, क्या वेतन देंगे, कितने घंटे काम लेंगे, सामाजिक सुरक्षा होगी नहीं होगी, ये मार्केट की बात है। आप जानो वो जानो, यानी कि देश के नौजवानों को, कामगारों को बाकायदा भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया। तो ये उसकी संगति में है। इसी तरह से देश के नौजवानों को, ये जिनको आज अग्निवीर नाम बड़ा है, ऐसा अग्निपथ पर चलने वाला अग्निवीर, अब ये अग्निवीर देश का नौजवान को
आप 4 साल के लिए ठेके पर आर्मी में लेंगे, क्योंकि बेरोजगारी है, आपकी नीतियों ने पैदा की है, अभूतपूर्व बेरोजगारी है आज़ादी के बाद देश के स्तर पे इनकी नीतियों की वजह से। हरियाणा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश में, पूरे देश में भी हरियाणा, पूरा देश में उससे भी हरियाणा आगे, टॉप पर है। जो हरियाणा कहता है कि हम नंबर 1 हैं, हाँ, नंबर प्रति व्यक्ति आय में बेरोजगारी में है। और हरियाणा उन प्रांतों में से जहां सेना के अंदर भी सबसे ज्यादा, अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा लोग जाते हैं। तो ये जो नौजवान हैं, जो अपना एक सपना भी देखते रहे आर्मी में जाने का, रोजगार का संकट भी है, अब उनको आपने बिल्कुल जैसे कोल्लू में पाती जोक दिया करते, ये उस तरह का है। आप लेंगे, 4 साल के लिए लेंगे और 6 महीने की ट्रेनिंग। ये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन 4 साल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको बैठ करके वो जो कह रहे हैं 11 लाख देंगे, इतना देंगे, फलाना देखेंगे, ये बटे हुए खतर नहीं है। इनको भेजा जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, और कोई भी लड़ाई होगी, कोई भी आपके आतंकवाद के खिलाफ होगा, यही लोग लड़ेंगे। कोई भी मिशन होगा, इनको आप इस्तेमाल करेंगे। कम से कम ट्रेनिंग के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल, यही है। कम से कम वेतन के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन इंडस्ट्री हो। कोई भी ठेके के ऊपर आज जो रोजगार का काम है, उसके पीछे सिद्धांत यही है कि कम से कम वेतन और ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए लिया जाए। ये आज आर्मी के लेवल पे किया गया है, अग्निवीर के रूप में किया गया है। वो अलग बात है कि ये हमारे देश की आर्मी जो 4 साल के लिए है, क्या बनेगा, उसका क्या मनोबल होगा, क्या स्थिति बनेगी, ये ना तो हमें देश की सुरक्षा के लिए, ना देश की सेना के लिए, और ना देश के नौजवानों के लिए, ये हर तरह से घातक है। देश की सेना जो सबसे बड़ा स्वायत्त संगठन था, जिसके ऊपर सीधा सीधा सरकार का उस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं था, और अब इस योजना, जो सरकार एक योजना लेके आई और सेना के जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से वो झूठ भी बोल रहे हैं, और जो नौजवान इस योजना की खिलाफत कर रहे हैं उसको धमका रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? कि उन्होंने बोला कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा अगर कोई अग्निवीर काम के दौरान ड्यूटी के दौरान मर जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन में 48 लाख रुपये का बीमा क्लेम है। ऐसा है, आप स्वायत्त तो ना कहें, हमारा देश में, पाकिस्तान में आर्मी डोमिनेट करती रही पॉलिटिकल उसके ऊपर। हमारे देश में आर्मी जो है आपकी पॉलिटिकल उसके तहत ही काम करती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है अब, ये क्योंकि लगातार एक पक्ष तो रहा है कि सैन्यवाद को एक राष्ट्रवाद का रूप मोदी की सरकार देती आई है लगातार, पहले से। जैसे देशभक्ति का मतलब है ये, लोग जब नोटबंदी की गई, लाइनों में खड़े थे, मर रहे थे, जब विरोध कर रहे थे तो कह रहे थे तुम इतनी देर भी लाइन में नहीं रह सकते, हमारे फौजी जो ना सियाचिन फौजी खड़े हैं, कारगिल में खड़े हैं या बर्फ में खड़े हैं। कोई भी उस समय के ऊपर आवाज उठाता तो यही कहा जाता कि फौज की तरफ देखो, हमारे सेना के लोग जो हमारी रक्षा कर रहे हैं फलाने जगह खड़े हैं, आप उनकी तरफ देखो। आज ये यहाँ तक कोरोना में जो लोग पैदल जा रहे थे, बड़ा मार्मिक दौर था वो, उनको भी ये बोला गया बिल्कुल कि आप पैदल नहीं चल सकते। हाँ, उधर सेना देखिए, आप इतना भी सहन नहीं कर सकते, आप सेना को देखिए, सियाचिन में बर्फ में पड़े हैं। हर बार ये कहा जाता था। हमारे स्टूडेंट्स भी जो आंदोलन करते थे, इसके साथ में मैं भी वही कह रहा हूँ, कोई भी आंदोलन होता था तो उसमें कहते थे कि ये जैसे रोडवेज का कोई आंदोलन हुआ, कोई शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे, तो उनको बोलते थे कि ये 8 घंटे काम करते हैं और वेतन ज़्यादा मांग रहे हैं, उनको नहीं देख रहे जो फौज है जो 24 घंटे काम करती है, ऐसा बोला जाता था अक्सर। यस, तो ये एक सैन्यकरण है, बिल्कुल ये फांसीवादी डिज़ाइन है, सैन्य राष्ट्रवाद का बढ़ावा देना। और इस तरह से करते करते आज यहाँ पहुँची है कि आपकी एक पॉलिसी डिसीजन है। ये सेना ने फैसला नहीं लिया, सेना अपनी सिफारिश कर सकती है, सेना के जो जनरल्स हैं वो सिफारिश कर सकते हैं, अपनी सरकार का फैसला है बाकायदा। अब सरकार को लोगों में एक असंतोष है, गुस्सा है, नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं। ये पहली बार है कि उसको सेना के आप जनरल जो हैं उनको पेश किया जा रहा है। कारपोरेट की या सरकार की मार्केटिंग वो सेना के जनरल कर रही है। ये हमारी फौज के लिए भी ठीक नहीं है और हमारी पॉलिटिक्स के लिए भी ठीक नहीं। देश की राजनीतिक जो सोशल डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, ये दोनों के लिए घातक है जो जिस तरह से किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे
इसके बहुत भयानक प्रभाव परिणाम इस देश के लिए हो सकते हैं, आने वाले समय में पड़े। क्योंकि जो 75% लोग जो 4 साल के बाद सेना से निकाल दिए जाएंगे, अग्निवीर जिनको आप कह रहे हैं, वो अपनी उनकी आत्म छवि क्या होगी, समाज में उनको किस तरह से देखा जाएगा। वो एक तरह से रिजेक्टेड माल नहीं कहते, वो सेना से रिजेक्टेड लोग होंगे ऐसा। और ये जो हीन भावना, और रोजगार होगा नहीं। अब सब लोग जो ना, एक मार्केटिंग चल रही है आज के दिन, कहीं रक्षा मंत्री कह रहा है, कहीं गृह मंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री बीजेपी के कर रहे हैं, गारंटी देंगे हमारे राज्य में आओ, फलाना करो। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम रोज उनको पुलिस में भर्ती करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वो है जिसने जो सेना का जो कोटा होता था एक्स सर्विसमैन का, सबसे पहले उसने वो खत्म कर चुका। इसलिए मध्य प्रदेश को, आप हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा की बात करें तो मैं वही कह रहा हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उनकी गारंटी करेंगे रोजगार की। अब ये रोजगार की गारंटी करने वाला जो मुख्यमंत्री है, वो अपने खुद के राज्य में क्या कर रहा है? अभी तक भी जो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हुए हैं, उनका 5% भी नौकरी नहीं मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी क्या तर्क है कि ये जो अग्निवीर हैं, ये कौशल प्राप्त होंगे और इनको इससे रोजगार मिलेगा नहीं जगह। यही कौशल विकास रोजगार निगम के नाम से हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी की सरकार ने बाकायदा गैर कानूनी अवैधानिक आज एक कंपनी स्थापित की है, और राज्य के तमाम विभागों में, कॉरपोरेशंस में और बोर्ड्स में, सब जगह वही सप्लाई करेगा कर्मचारी, और 1 साल के लिए करेगा। उनका कोई पद नहीं होगा, जो अग्निवीर का कोई रैंक नहीं होगा, ऐसे ही उनका कोई पद नहीं होगा। और जिस पद के खिलाफ वो, जिस पद पे वो लगेंगे, वो पद उसी दिन से खत्म हो जाएगा। इनके 2 ही रैंक होंगे, 2 ही नाम होंगे, एक है आपका कुशल, एक है अकुशल। कुशल की 1 तनख्वाह, अकुशल की 1 तनख्वाह, 1 साल के ठेके पर। इसका नाम धरा है कौशल विकास रोजगार निगम। तो 1 लाख नौकरियां जो पहले से पद एग्जिस्ट करते हैं, पहले झटके में उसको खत्म करने का फैसला इन्होंने हरियाणा सरकार कर चुकी। नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जो नौकरियां थी स्थायी, उनको अस्थायी किया जा रहा है। आप इन अग्निवीरों को आप कहां लगाओगे? कौन सी गारंटी? ये जुमलेबाजी है, भ्रमित करने का। पुलिस के अंदर जो एसपीए लगाए हुए हैं, जो एक्स सर्विसमैन लगे हुए हैं, उनको होमगार्ड से भी कम तनख्वाह। मैं वही सी पा रहा हूं। अभी भी 100% रिजर्वेशन है एसपीओ की, 100% है। एक्स सर्विसमैन, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री से आने वाले लोग, उनको एसपीओ पुलिस के अंदर ठेके के ऊपर लगाया जा रहा है। पुलिस के अंदर स्थायी भर्ती की बजाय ठेका शुरू किया गया, एसपीओ के नाम पर किया गया, और उनकी भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना उनकी तनख्वाह उनके बराबर है, पुलिस वालों के बराबर है। होमगार्ड से भी कम तनख्वाह, होमगार्ड की 2000, पूरे हरियाणा में ज्यादा। हाँ, तो अब यह जो स्थिति है, ये है फ्यूचर। इनको भ्रमित करके आज एक तरफ डराया जा रहा है कि भाई कोई भी प्रदर्शन में दिखाई दिया, उसके फोटो छपेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, नौकरी में नहीं लगेगा, या वह एक तरफ डराया जा रहा है और दूसरी तरफ भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ये मसले धीरे धीरे लोगों के बीच में आज एक्सपोज हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं, और आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती देश को प्यार करने वाले लोग, देश में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो भी क्रांतिकारी तबके हैं, नौजवान हैं, सब के लिए एक चुनौती है कि आज हमारे देश की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है, हमारे धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य के ऊपर हमला बोला जा रहा है, सामाजिक न्याय पर हमला बोला जा रहा है, राज्यों के संघीय ढांचे के ऊपर हमला बोला जा रहा है, भारत के संविधान पे हमला बोला जा रहा है, पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में लोगों में गुस्सा है, व्यापक है, लेकिन वो गुस्से को एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव, एक रचनात्मक एक आंदोलन के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, ये सबसे बड़ा टास्क। हरियाणा में आप कैसे देखते हो सर? यहाँ 24 को एक पंचायत हुई बहुत बड़ी, वो 22 को एक पंचायत हुई है, उसके बाद एक अगली फिर पंचायत हुई, 2 पंचायतें यहाँ हो चुकी, जींद में और सांपला में। तो उस पंचायतों को आप देखते हुए आप कैसे देखते हो कि यहाँ क्या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाएगा? देखिए, ये तो भविष्य के गर्व की बात है।
अलग अलग, क्योंकि ये जितने भी नौजवान हैं जो सेना के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका बड़ा हिस्सा किसान परिवार से, और किसान भी जो गरीब छोटा किसान उन परिवारों से है जिनके पास ज़मीन कम है, रोज़गार के और अवसर नहीं है, तो वही हैं जो आर्मी के अंदर सेना में जाते हैं। आज मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सैनिक के रूप में जवान की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी उन परिवारों से। तो उन जवानों का स्वतःस्फूर्त आपने गुस्सा देखा, अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए हैं। उसी तरह से उनके माँ बाप, परिवार के लोग भी उनके साथ एक सपना यही देखते थे कि उनका बेटा कुछ नौकरी लगे, कहीं जाए, लड़के हों लड़कियाँ हों जो भी हों। एक उधर भी गुस्सा है। अपनी अपनी तरह से कुछ संगठन, कोई खाप कर सकता है, कोई किसान संगठन कर सकता है, वो अपनी अपनी तरह से कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज के दिन जितना बड़ा हमला है उसके अनुपात में सांगठनिक तौर पर इसका मुकाबला करने का मंच वो उपलब्ध नहीं है, जो बनाना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस खड़ी करनी पड़ेगी। ना कोई एक संगठन ऐसा कर सकता है, ना कोई खापों के नाम पर ऐसा हो सकता है, ना कोई जाति के उसके नाम से हो सकता है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। ये पूरी तमाम समुदाय, वो किसी भी जाति से हों, और ख़ास तौर पे जो मेहनत का आवाम है, ये उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा हमला है। उस हिसाब से कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी जिनमें गुस्सा है उनके बीच में आपस में कोई तालमेल स्थापित किया जाए। नौजवानों का मसला है, नौजवानों के बगैर नहीं लड़ा जा सकता। किसान, दूसरे और संगठन उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो कर भी रहे होंगे, और आगे भी उम्मीद है वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों को आगे आना होगा, और उसके संबंध में ना सिर्फ अग्निवीर का मुद्दा ये है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ में वो स्थायी रोजगार जो सेना में जो पहले भर्ती थी वही भर्ती की प्रक्रिया हो। और हमारी इन 2 साल से 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, रिटायर हो चुके, 1.5 लाख के करीब कमी हो चुकी है, उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर यह भर्ती खुलनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा केंद्र सरकार के लेवल पे लाखों की आज रोज़गार खाली पड़े हैं, हरियाणा के लेवल पे बड़ी संख्या में रोज़गार खाली पड़े हैं, और उन रोज़गारों को, स्थायी रोज़गार को स्थायी भर्ती से करने की बजाय उनको ठेके पर दिया जा रहा है, 1 साल के लिए किया जा रहा है, रोज़गार कौशल विकास निगम के तहत किया जा रहा है। ये इसको हमें मिला करके खड़ा करने की ज़रूरत है। हालत तो यहाँ तक है कि नोइंगली आज हमला सरकार कर रही है। इवन ज्ञान प्राप्ति का अधिकार भी जो गरीब लोगों को था, 3 साल से बच्चों को किताबें तक नहीं मिल रही हरियाणा के स्कूल में, अब तक किताबें नहीं आई हैं। और उनके साथ साथ वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, 40,000 टीचर्स की कमी है हरियाणा के स्कूलों में। ऊपर से ये है कि अगर बच्चे कम हो गए तो स्कूल बंद, 2000 स्कूलों का ताला लग चुका है। तो जान पूछ करके योजनाबद्ध ढंग से हमारी शिक्षा प्राप्ति के अधिकार पर हमला बोला जा रहा है। ऊपर से राइट टू एजुकेशन जो कानून है, संवैधानिक अधिकार हमें मिला था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट की जिम्मेवारी, स्टेट की जिम्मेवारी है। आपने मॉडल संस्कृति स्कूल में 200 से लेकर 500 रुपए की फीस शुरू कर दी सरकारी स्कूल के अंदर, उस कानून के विरुद्ध है। हमला बहुआयामी है, और हमारे शिक्षा प्राप्ति के अधिकार पे, हमारे रोजगार प्राप्ति के अधिकार के ऊपर, यानी कि एक गरिमा के साथ जिंदा रहने का अधिकार जो हमारा संविधान देता है, उसके ऊपर हमला है। इसलिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, और उसके लिए जैसे भी आज संगठन खड़े हैं उनको आपस में मिल करके एक न्यूनतम तालमेल बनाना चाहिए। जैसे किसान संगठनों ने किया था, उनमें भी आपस में बहुत मतभेद थे, लेकिन मुद्दे के आधार के ऊपर एक मोर्चा उन्होंने खड़ा किया जिसके तहत वो लड़ाई लड़ी गई। इसी तरह से स्टूडेंट यूथ को वो आज जहाँ जहाँ भी छोटा बड़ा जो भी है उसको मत देखो, लेकिन जो भी संगठन है उनको आपस में तालमेल बना करके कोई प्लेटफार्म बनाना चाहिए, इशू बेस्ड बनाना चाहिए, आपसी सहमति के आधार पर। और फिर हर जिले में इस तरह से एक तालमेल कमेटियाँ, हर ब्लॉक में, तहसील में एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये लड़ाई को 2-4 दिन का सवाल नहीं है, ये लड़ाई लड़ी जानी है। अंततः इसके लिए समय लगेगा। हो सके कल कोई भर्ती खुल जाएंगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं इनका बहिष्कार करो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अराजकता है। लेकिन उसके लिए आज ऐसी कोई ताकत, संगठन, विश्वास नहीं है कि जिसमें नौजवान बहिष्कार कर दें। लगता नहीं। राष्ट्रव्यापी मसला है, एक स्टेट से तय नहीं हो सकता, एक कोई खाप नहीं तय कर सकती। ये नौजवानों को मिलकर तय करना पड़ेगा। ये मुद्दा रहना है, रोजगार का संकट बड़ा है, उसके लिए तैयारी भी उनको करनी चाहिए। 1 दिन की नहीं, 2 महीने की नहीं, कोई 1 साल की बात नहीं है। उनको इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और ये एक निर्णायक आंदोलन की दिशा बना करके लड़ी जाएगी, तभी इसका मुकाबला कर पाएंगे।
तो कॉमरेड एक और था कि अभी जो पूरा फिर किसान आंदोलन लड़ा गया और उस किसान आंदोलन में एक ये चीज़ माननी थी लोगों ने कि कारपोरेट के थ्रू कानून काले मतलब ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो जनता विरोधी कानून है। तो उस टाइम क्यों नहीं ऐसी तैयारी की गई किसानों ने या खाप पंचायतों ने कि नौजवानों के भी संगठन बने। हम देखते थे कि नौजवान उस किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में आए थे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद में कोई सांगठनिक प्रक्रिया नहीं की गई और किसानों की भी कोई सांगठनिक प्रक्रिया उस प्रकार से नहीं की गई जिस प्रकार से 1.5 साल आंदोलन चला। तो क्या वो कमियां अभी आगे ऐसी मतलब कमियां न रहे तो ऐसा क्या करोगे, आपकी तरफ से क्या रहेगा ऐसा? देखो, आप इतिहास पे भी नज़र मार के देखोगे ना तो ये कोई चीज़ एक झटके में होने की नहीं होती है, प्रक्रियाएं होती हैं। देश का भी, आज़ादी के आंदोलन का भी सैकड़ों साल के संघर्ष, कुर्बानियां हैं, उससे लर्न किया, सीखा, आगे बढ़े हैं। ये नेशनल भावना ऐसे ही नहीं पैदा हो गई है। और इसी तरह से ये जो किसान आंदोलन ने भी अपनी एक प्रोसेस के चलते, एक प्रक्रिया के चलते हुए पहचान की कि हमारी लड़ाई कोई एक सरकार से, मुख्यमंत्री से नहीं, कॉरपोरेट से है। ये कॉरपोरेट की दलाल सरकार है, ये कॉरपोरेट द्वारा संचालित सरकार है। और उसके आधार के ऊपर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि ट्रेड यूनियंस के साथ भी एक तालमेल बना, एक उसने अपना एक प्रभाव छोड़ा, एक संदेश दिया कि मुद्दे आधारित अगर साझा अलग अलग संगठन अपने अपनी तरह से कोई काम करते रहते थे, लेकिन मिल करके परिस्थितियों ने उनको धकेला, मजबूर किया, जो आपस में कभी भी जिनकी बोलचाल नहीं हो सकती थी, उनको भी एक मंच पर आना पड़ा। ये इसने एक भूमिका अदा करी और ऐसा करने से सरकार को अल्टीमेटली विड्रॉ करना पड़ा, वापस खींचना पड़ा। नौजवान इससे प्रेरणा ले सकते हैं और उसको किसान आंदोलन को ट्रेड यूनियनों ने भी सपोर्ट किया, नौजवान कर्मचारियों ने उन्होंने भी किया था। अब इस आंदोलन को भी संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठनों, उन्होंने भी इसका सपोर्ट करना चाहिए और वो आ भी रहे, मैंने जैसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो ये ना सोचें कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई मुख्य तौर पर किसानों ने अपने किसान संगठनों के नेतृत्व में लड़ी। नौजवान और विद्यार्थियों को मिलकर के अपना प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा। उनको उस प्लेटफार्म से सपोर्ट करेंगे अभिभावक, किसान, मजदूर, तमाम तबके, उनको सपोर्ट करने की जिम्मेवारी बनती है। नौजवानों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन नौजवानों को बरतरफ करके भी ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उनके बिहाफ पर, उनकी जगह हम सोचें ये लड़ाई लड़ लेंगे, ये संभव नहीं है। इस मुगालते में हमें नहीं रहना चाहिए। नौजवान ही देश का भविष्य है, उनको ही ये देश का भविष्य बचाना है, तो उनको आगे आना पड़ेगा। और ये पहलकदमी आज छोटे स्तर पे ही है, जितने भी संगठन हैं उनको आपस में मिल बैठ करके अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह किसके क्या हैं वो होंगे, लेकिन वो अपने आप को, जो भी आज अपने आप को स्टूडेंट लीडर कहता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, मैं नौजवानों का संगठन है, अगर वो वास्तव में विद्यार्थियों के प्रति, नौजवानों के प्रति समर्पित हैं तो आज बड़ा हमला है। और अपनी अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ करके एक साझा मंच, साझा मुद्दों के ऊपर खड़ा करके लड़ाई की तैयारी की जाए। और इसमें अन्य जो आज असंगठित नौजवान हैं लेकिन आंदोलन में इधर उधर छटपटा रहे हैं, उनको भी आपको मंच प्रदान करना पड़ेगा, उनको भी लाना पड़ेगा अलग अलग जगहों के ऊपर। आपको एक बिल्डिंग का अगर मान ले लेंटर भी डालना है ना, तो भी आपको वो बनाना पड़ता है, आपको सीढ़ियाँ लगानी पड़ती हैं, कुछ आपको एक स्टेप बनाने पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है जो लड़ा जाना है। तो उसके लिए आपने अगर तालमेल नहीं स्थापित किया ऊपर से नीचे तक और इस तरह से चैनलाइज नहीं किया, तो गुस्सा है, अपनी जगह है, वो निराशा में कोई आत्महत्या के रूप में जाता है, ये आत्मघाती रास्ते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी ज़रूरी है, समय लगेगा। बेचैनी में कोई फटाफट कुछ होना चाहिए, फटाफट नहीं होने वाला है। ये दिमाग में साफ हो, हर नौजवान के दिमाग में साफ होना चाहिए, फटाफट जल्दबाजी में कुछ नहीं होने जाने वाला है। वो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने तैयार और कुछ काम नहीं करोगे। अगर जल्दबाजी में कुछ ऐसा करोगे, ये नुकसानदायक होगा। आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ, संयम बना करके, अनुशासन के साथ आपको एक आंदोलन का निर्माण करना पड़ेगा। सांगठनिक एक वो बगैर संगठन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ये पक्की बात है।
कॉमरेड सुरेंद्र हमारे साथ थे और जिनका एक अनुभव है, छात्र जीवन से उन्होंने लंबा एक संघर्ष किया है और मजदूरों में भी उन्होंने काम किया। अभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट के सेक्रेटरी की उनकी जिम्मेवारी है और बड़ी गंभीरता से उन्होंने सारी इन चीज़ों पे बातचीत रखी है कि लगातार जिस प्रकार से सरकार हर महकमे को बेच रही थी, कारपोरेट के पक्ष में वो फैसले कर रही थी, रोडवेज को उसने बेच दिया, बिजली बोर्ड को उसने बेच दिया, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे को सबको बेच दिया। तो हमारा नौजवान कहीं ना कहीं ताड़ी पीट रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं। अब उन नौजवानों का नंबर लास्ट में सेना पे जो बहुत ज़्यादा उनको विश्वास था, सेना में जाने वो अपने आप को देशभक्ति समझते हैं, उनका नंबर भी जब आ गया कि लास्ट का जो एक रोजगार था जो पक्का और सामाजिक आर्थिक जहाँ सुरक्षा है, क्योंकि पेंशन जहाँ बची थी तो वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर ही बची थी और 15-20 साल की जॉब करने के बाद वो पेंशन और इतना पैसा उसको मिल जाता था कि भविष्य में अपना गुजारा कर सके और एक सामाजिक सुरक्षा उसकी थी कि लास्ट मरने तक उसको पेंशन मिलती थी। उसको भी अब जब सरकार ने ख़त्म करने की ये योजना लेके आई तो नौजवान सड़कों पे हैं। लेकिन नौजवान सड़कों पे आया है, अगर संगठनिक नहीं होगा तो एक बार फिर मारा जाएगा, फिर पिट जाएगा, आंदोलन फिर बैठ जाएगा। कॉमरेड ने बड़ी गंभीरता से इस पर बातचीत रखी है। स्वागत, वो धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया, कोई बात नहीं। थैंक यू सर।